वेलकम 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 टू दिस अमेजिंग वीडियो। हम आईएएस 12 इनकम टैक्सेस को डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे, ये स्टैंडर्ड सारे जितने भी आईएफआरएस आईएएस पढ़ने वाले हैं, उनमें से इस स्टैंडर्ड को मैं सलमान खान बोलता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये दिल में तो आता है लेकिन समझ में नहीं। तो हमें इस सब स्टैंडर्ड को दिल के अंदर उतार लेना है। इस स्टैंडर्ड को दिल के अंदर उतारना है इस वीडियो के थ्रू। ये एक छोटा मोटा सा स्टैंडर्ड है। छोटा मोटा सर क्यों बोल रहे हैं? देखो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इसका मोटा है। कंसेप्चुअली दिस इज एक मोटा स्टैंडर्ड है। इंपॉर्टेंस वाइज मोटा स्टैंडर्ड है, लेकिन वैसे टाइम जितना इसको डेडिकेट करना पड़ेगा ना, तो वो छोटा होगा। कम टाइम के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने डेफर्ड टैक्सेस या इनकम टैक्सेस या आईएएस 12 आज तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये वीडियो आपके लिए है अगर आप एफआर का पेपर देने जा रहे हैं। राइट? तो चलिए जी, ये हमारा जो इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं यूट्यूब के ऊपर, फ्री सीरीज चल रही है, वन शॉट सीरीज चल रही है फॉर एफआर, जिसको हम एसीसी स्किल मास्टर बोल रहे हैं। उन सभी के लिए उन उन सभी वीडियोस के अंदर एक और कड़ी जुड़ रही है जी आज आपके साथ। ओके, स्टार्ट करने से पहले ही बोल दूं, नोट्स अगर आप ढूंढ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वहां पर एक लिंक गिवन होगा, वो लिंक आपको बीडब्ल्यू के एप्लीकेशन के ऊपर लेके जाएगा, जहां पर फ्री नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। वहां पर फटाफट जाइए, वहां से नोट्स डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो का मजा लीजिए। राइट? चलिए जी, क्या पढ़ने वाले हैं आज सर? फटाफट से दोबारा से बताओ। आईएएस 12 पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्सेस। हम हम डेफर्ड टैक्सेस से कैसे डील करते हैं, डेफर्ड टैक्सेस होते क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उस सारी चीजों की बात इसी एक वीडियो के अंदर कर लेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है। जल्दी से क्विक टाइम के अंदर डिस्कशन होने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट में, अच्छा खासा टाइम लगाएंगे, स्टार्ट से एंड कंप्लीट कवरेज रहेगा। लेकिन लेकिन इसमें 4-5 घंटे नहीं लगने वाले। राइट? लगभग लगभग देखिए 45-50 मिनट्स या 1 घंटे के अंदर अंदर ये रैप अप हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर इसको रैप अप कर देंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले लेते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स। क्योंकि ये टैक्सेस से डील करता है स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड, तो टैक्सेस की बात शुरुआत में कर लेते हैं। देखो, मेरी जो टैक्स की दुनिया ना, टैक्स की दुनिया बड़ी विचित्र है। मेरी टैक्स की दुनिया बड़ी विचित्र है। मेरे टैक्सेस जितने भी हैं, उनको दो कैटेगरीज के अंदर बांट सकते हैं। मेरे जितने टैक्सेस हैं उनको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, दुनिया में जितने भी होते हैं। एक डायरेक्ट और दूसरे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने ऐसे टैक्सेस जिनको ऑब्लिगेशन टू पे एंड ड्यूटी टू डिपॉजिट दोनों एक पर्सन के पास है। जेब भी मेरी कट रही है और सरकार को जाकर जमा भी मुझे कराना है। दिस इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में ऑब्लिगेशन टू पे एंड ड्यूटी टू डिपॉजिट दो अलग पर्सन के पास होते हैं। ऑब्लिगेशन टू पे जेब भी मेरी कट रही है, ड्यूटी टू डिपॉजिट और जमा किसको सरकार के पास करवाना है, अगर वो सेम पर्सन के पास है तो डायरेक्ट बोलते हैं, अगर दो अलग पर्सन के पास है तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर ले, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप इनकम टैक्स देते हैं, राइट? तो इनकम टैक्स किसकी इनकम के ऊपर? आपकी इनकम के ऊपर आपको देना है, आपको पे करना है। और जमा भी सरकार को साल के अंत के बाद आईटीआर भरकर आपको ही देना है, जमा करवाना है। कोई और आपके बिहाफ पे नहीं करेगा। आपका सीए, आपका अकाउंटेंट कर रहा है, लेकिन वो आपके बिहाफ पे है। अल्टीमेटली साइनिंग अथॉरिटी उसके अंदर आप है। साइन आप करते हैं, आप उनसे बस एक प्रोफेशनल हेल्प या गाइडेंस ले रहे हैं। राइट? अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस हैं जो जिसमें जेब किसी और की कट रही है, लेकिन डिपॉजिट कोई और करके जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपने टीवी, फ्रिज, एसी कुछ खरीदा, वो 1 लाख रुपए था, मान लीजिए 1 लाख रुपए का था, ऊपर 18% टैक्स था। आपने 1,18,000 रुपए का आपको बिल इशू हुआ होगा, आपने 1,18,000 की पेमेंट करी होगी। वो 1,18,000 रुपए से में से 1 लाख ही सिर्फ और सिर्फ वेंडर का है। 18,000 उसने सरकार के बिहाफ पे आपसे कलेक्ट किया है, जीएसटी के नाम से। राइट? पहले वो वैट हुआ करता था, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स हुआ करता था, सीएसटी हुआ करता था। अब इंडिया में उसको जीएसटी बोल देते हैं। दुनिया भर में जितने टैक्सेस हैं, ये दो कैटेगरीज के अंदर समा जाते हैं। राइट? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का तो हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो अपने रेवेन्यू में से डिडक्ट कर देते हैं डायरेक्टली। जैसे 1,18,000 मैंने बोला वेंडर को रिसीव हुआ,
उसमें से 18,000 जीएसटी था, तो उसमें से डिडक्ट करके अपना रेवेन्यू वेंडर 1 लाख रुपए शो करेगा। दैट इज सिंपल। ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं? नो, ये हम यहाँ नहीं पढ़ रहे। ये हम यहाँ नहीं पढ़ रहे, ये इसको रेवेन्यू के स्टैंडर्ड के अंदर हमने कवर किया था। आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो हमने रेवेन्यू का स्टैंडर्ड जो कवर किया था उसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, उसके अंदर इसको कवर किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम डायरेक्ट टैक्सेस की, स्पेसिफिकली इनकम टैक्स की बात करने वाले हैं। जनरली डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर एक टैक्स आता है इनकम टैक्स, विच इज पेड ऑन इनकम्स, अर्निंग्स या प्रॉफिट, कुछ भी बोल लो। ऐसा टैक्स जो इनकम पे, अर्निंग पे, प्रॉफिट पे किया जाता है। कोई भी बिजनेस है वो अपनी कमाई के ऊपर एक हिस्सा सरकार को देता है, राइट, जिसको इनकम टैक्सेस बोला जाता है, राइट। अब एक यहां पर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड आता है। मेरी बुक्स के अंदर एक प्रॉफिट निकल के आएगा, उसको मैं बोलता हूं अकाउंटिंग प्रॉफिट। वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है? उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन एज पर आईएफआरएस होती है जी। मेरा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, आईएफआरएस, उसके अकॉर्डिंगली मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। क्योंकि मेरी अकाउंट्स के अंदर, जो मेरी पीएनएल के अंदर जितनी भी आइटम्स है वो एज पर आईएफआरएस डाली जा रही है। लेकिन जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, जो टैक्सेबल एक्चुअली टैक्स कैलकुलेट होता है, दैट इज कैलकुलेटेड एज पर टैक्स लॉस। दैट इज कैलकुलेटेड एज पर टैक्स लॉस। अब वो अकाउंटिंग को फॉलो करे या ना करे, उस टैक्स लॉ की मर्जी। लेट सपोज हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे लगा दो। मान लो टैक्स लॉ बोले नहीं जी, डब्ल्यूडीवी पे ही लगेगी। अकाउंटिंग में हम बोलते हैं जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर आप एक्सपेंस करके दिखाओ, एक ही साल में उसको खर्चे की तरह दिखाओ। टैक्स बोले ना जी, इसको एसेट बनाओ। क्या ऐसा टैक्स कर सकता है? बिल्कुल, टैक्स लॉ अपने आप के अंदर एक अलग लॉ है, वो अपनी बात करेगा। हम आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए हम अपनी बात करेंगे। पर इसकी वजह से कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं जो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर केटर करने पड़ते हैं। उसी की आज बात करेंगे। सो आई होप आपको जरूरत इस स्टैंडर्ड की समझ आएगी। मेरे जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं, जो एज पर द टैक्स लॉस निकलने वाले हैं, और जो मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट है, उनमें फर्क आएगा। जब इन दोनों के अंदर फर्क आएगा तो मैं तो जब अपना टैक्स कैलकुलेट करता हूं, अपनी अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर प्रोविजन बनाता हूं, और टैक्सेबल प्रॉफिट जो मेरा निकल रहा है वो एज पर टैक्स लॉस है, तो दोनों के टैक्स में डिफरेंस आ जाएगा। दोनों के ऊपर कैलकुलेट किए हुए टैक्स के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, और वहीं पर मेरा ये स्टैंडर्ड का जन्म हुआ, राइट। चलिए जी, चलिए एक एक करके समझते हैं जी, एक एक करके समझते हैं इसकी बेसिक टर्म्स को। पहला बेसिक टर्म आता है करंट टैक्स। करंट टैक्स क्या होता है? जो मैंने करंट ईयर के लिए टैक्स पे करना है एज पर द इनकम टैक्स लॉस, ये मेरा टैक्स लॉस के अकॉर्डिंगली निकला हुआ टैक्स है। टैक्स लॉस के अकॉर्डिंगली, अकाउंटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं, टैक्स लॉस के अकॉर्डिंगली। तो करंट टैक्स क्या है? टैक्सेबल प्रॉफिट जितना भी है एज पर द टैक्स लॉस इनटू द टैक्स रेट। मान लीजिए मैं एज पर टैक्स लॉस 10 लाख रुपए कमा रहा हूं, टैक्स रेट मान लीजिए 25% है, तो 2.5 लाख रुपए का मेरा टैक्स आ गया, फॉर एग्जाम्पल। सिंपल सी बात, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब अब कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी है, एंड टैक्स पेज है, दो अलग अलग बातें हैं। कैरिंग वैल्यू एज पर एसेट एंड लाइबिलिटी मतलब मेरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट बन रही है, जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं एज पर आईएफआरएस, जो मेरे जो मेरी फाइनेंशियल अकाउंट्स बन रहे हैं एज पर आईएफआरएस, उसके अंदर जो भी एसेट एंड लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट है, जो भी मैं जिस वैल्यू पे प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि टैक्स के अंदर कैलकुलेशंस अलग होंगी, टैक्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो ऑब्वियसली जब मैं उस रूल्स एंड रेगुलेशन से कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू भी अलग आएगी।
तो मैं एक जैसे यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ, हो सकता है कि टैक्सेशन के अंदर भी मैं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ। अगर पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहा तो एक रफ नोटबुक के अंदर नोट करता जाऊंगा कि मैंने इतना इतना डेप्रिसिएशन ले लिया, मेरे एसेट की वैल्यू इतनी बची। तो मेरा जो वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी फॉर टैक्स पर्पसेस होगा उसको मैं टैक्स बेस बोल दूंगा। आप ऐसा समझ सकते हैं ये वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो मेरी इनकम टैक्स लॉज के अकॉर्डिंगली बन रही हैं। उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो एसेट एंड लाइबिलिटी की वैल्यू है उसको मैं टैक्स बेस बोलता हूँ। जो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा हूँ, मैं मुनीम जी का काम कर रहा हूँ, जो मैं अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ, जो मैं अकाउंटेंट का काम कर रहा हूँ, मैं एज पर आईएफआरएस कर रहा हूँ। जो टैक्सेशन वाला टैक्स का कंसल्टेंट या जो टैक्स अकाउंटेंट काम कर रहा है वो एज पर द इनकम टैक्स लॉ या रेलिवेंट टैक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंगली कर रहा है। उसमें उस केस के अंदर जो एसेट एंड लाइबिलिटी की वैल्यू होगी उसको टैक्स बेस बोलेंगे। तो ये दो अलग अलग बातें हो गई और इन्हीं में फर्क आने की वजह से डेफर्ड टैक्स आएगा। फिर से दोबारा बात करेंगे इसके बारे में, कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन आप ये बात को यहां तक आपको सिर्फ इतनी बात समझ लेनी है कि मेरी एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी अलग है, एज पर टैक्स बुक्स मेरी वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी बिल्कुल अलग है। इतनी सी बात। चलेंगे आगे, चलेंगे आगे एक एग्जाम्पल से इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर इस एग्जाम्पल का को समझ गए तो ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक दिल के अंदर उतर जाएगा और इसको टॉपिक को अपने दिल में ही उतारना है। ये टॉपिक मैंने आपके दिल में उतारना है। ये टॉपिक आपको मेंटली जैसे मेमोराइज करते हैं ना, रट्टा नहीं बोलेंगे, थोड़ा एक स्टाइलिश अंग्रेजों वाला वर्ड यूज करेंगे उसके लिए कि हम इस टॉपिक को मेमोराइज करने वाले हैं। सर, रट्टा मारना तो बुरी बात है। बच्चे, पेपर के अंदर अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले हम टॉपिक को समझ के तो जाएंगे, पर उस सॉल्विंग टाइम को कम करने के लिए उसको अपनी मेमोरी में बिठा लेंगे। तो रट्टा नहीं मारेंगे, मेमोराइज करेंगे, अच्छा वर्ड यूज करेंगे, अच्छा अच्छा लगेगा। क्या सर इसका मतलब हम टॉपिक को समझेंगे नहीं? ऐसा नहीं है कि हम इस टॉपिक को समझेंगे नहीं, इस टॉपिक को इन डेप्थ समझेंगे, पर एक आखिरी में शॉर्टकट भी याद कर लेंगे। तो आई होप आप मेरे साथ अग्री करते हैं कि देखो अल्टीमेटली हमें इस टॉपिक को समझना भी है और एग्जामिनेशन में अपीयर भी करना है, अटेम्प्ट भी करना है। तो उस टाइम को कम करने के लिए थोड़ी सी एक शॉर्टकट की भी लास्ट भी याद रखें। फटाफट से पहले इस टॉपिक को जरा समझे, ये एग्जाम्पल से पूरी समझ लग जाएगी। मान लीजिए मेरा एक एसेट है जो 10 लाख रुपए का है, 5 साल की उसकी यूजफुल लाइफ है और उस एसेट की कोई भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं। देयर इज नो रेजिडुअल वैल्यू फॉर दिस एसेट। उस एसेट के ऊपर एज पर आईएफआरएस, मान लीजिए एज पर आईएफआरएस मैं सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, 2 लाख रुपए, 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 और मेरा बैलेंस कितना बचता गया यहाँ पर? 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख और जीरो। दिस इज माई बैलेंस, दिस इज माई कैरिंग वैल्यू। इस 8 लाख को, इस 6 लाख को, इस 4 लाख को, इस 2 लाख को मैं क्या बोलने वाला हूँ? ये मेरी कैरिंग वैल्यू है, ये मेरी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट है। यही मान लीजिए टैक्स पर्पस की वजह से, देखो मेरे को टैक्स पढ़ना नहीं है यहाँ पर, ये एग्जामिनेशन मेरे को टैक्स के ऊपर टेस्ट नहीं करेगा, ये मेरे को टेस्ट करेगा टैक्स और अकाउंटिंग में जो डिफरेंस आ रहा है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे डील करेंगे उसके ऊपर। तो मान लीजिए फॉर सम रीजन टैक्स ने बोला आप जब डेप्रिसिएशन लेंगे ना तो पहले साल के अंदर 6 लाख ले लीजिएगा, उसके बाद बराबर बराबर ले लीजिए। ऐसा टैक्स बोल सकता है, हमें क्या पता। ऐसा मान लो टैक्स ने बोल दिया, ऐसा मान लो टैक्स ने बोल दिया, क्यों बोला? एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन थी, एडिशनल डेप्रिसिएशन थी, जो मर्जी बोलो, लेकिन टैक्स ने ऐसा बोल दिया कि पहले साल आप 6 लाख का बेनिफिट ले लो, 6 लाख का एक्सपेंडिचर क्लेम कर लो, डेप्रिसिएशन ले लो, बाद में बराबर बराबर लेते रहना। तो अगर पहले साल एज पर बुक्स ऑफ टैक्सेस, एज पर टैक्स बुक्स, अगर मेरा 6 लाख का डेप्रिसिएशन आ रहा है तो मेरा बैलेंस कितना बचा होगा? मेरा एसेट का बैलेंस 4 लाख रुपए बचा होगा। इसको बोलते हैं टैक्स बेस। अब इस 4 लाख को बराबर अगले 4 सालों में बांट देते हैं, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो मेरा 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जीरो। ये मेरे एसेट की वैल्यू बची, इसको मैं बोलूंगा इन दिस वैल्यू इज इन टैक्स बुक्स, तो इसको बोलेंगे टैक्स बेस।
इसको बोलेंगे टैक्स फिक्स। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ये तो हो गया कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस का फर्क। जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रही हैं, जो मेरी बैलेंस शीट बन रही है इन आईएफआरएस, और जो मेरी बैलेंस शीट बन रही है इन टैक्स लॉज, दोनों के अंदर फर्क आ रहा है, उसको हम समझ गए। लेकिन इसकी वजह से मेरे टैक्स के अंदर क्या डिफरेंस आएगा, उसको समझते हैं। उसको समझते हैं। पहले ईयर 1 की बात, फिर ईयर 2 to 5 की बात, पहले साल की बात, फिर दूसरे से 5वें साल की बात। पहले साल के अंदर मान लीजिए मेरा 500 साल के अंदर, जितने भी 500 साल हैं, 500 साल के अंदर मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन, मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपए आ रहा है। बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन का फर्क है, मान लीजिए दोनों के अंदर। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपए आ रहा था, दोनों केसेस के अंदर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करी। डेप्रिसिएशन भैया चार्ज करी 2 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज करी एज पर आईएफआरएस फर्स्ट ईयर के अंदर। 2 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन मेरी चार्ज हुई एज पर आईएफआरएस फर्स्ट ईयर के अंदर, और एज पर इनकम टैक्सेस 6 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। अब मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट यहां पर 8 लाख रुपए आया, यहां पर आया 4 लाख रुपए जी। मान लीजिए 30% टैक्स था, मान लीजिए टैक्स रेट 30% था, तो मेरा अकाउंटिंग बुक्स के अकॉर्डिंगली मेरा एक्सपेंस 2,40,000 बनना चाहिए था, 2,40,000 बनना चाहिए था। और एज पर टैक्सेशन लॉज, टैक्स की बुक्स के अकॉर्डिंगली मेरा करंट टैक्स जिसको मैं बोलूंगा, वो बनना चाहिए था 1,20,000, और यही मेरी एक्चुअल पेमेंट भी है। 2,40,000 की पेमेंट होनी चाहिए थी, 1,20,000 की पेमेंट हुई है। सर ये तो बचत हो गई। लग तो रहा है बच्चे कि कुछ पैसे बचे हैं, लग तो रहा है कि ये पैसे बचे हैं, पर क्या ये परमानेंटली बच गए, ये मेरा सवाल है। क्या ये परमानेंटली बच गए या नहीं, ये मेरा आपसे सवाल है। सर 1,20,000 बचे, अब परमानेंट है या नहीं ये कैसे बोलेंगे। इसके लिए जरा इस चीज का इंपैक्ट फ्यूचर में देखेंगे, देखना जरा। अब 2 to 5 इयर्स के अंदर क्या होगा, मेरी डेप्रिसिएशन, अब जरा ध्यान से देखना, मेरी डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख चलती रहेगी, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन 10 लाख का जो है वो 8 लाख 8 लाख 8 लाख हर साल बनता रहेगा। मेरा इस 8 लाख के ऊपर 30% के हिसाब से, मान लीजिए टैक्स रेट भी सेम चल रहा है, 30% के हिसाब से 2,40,000 रुपए का मैं हर साल टैक्स भरूंगा, जो कि मैं ईयर 1 में भी करता आया था। अब टैक्स लॉस के अकॉर्डिंगली पहले साल तो 1,20,000 देना पड़ा, बाकी सालों में क्या होगा, अब मेरी डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। पहले जो डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 2 लाख है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रह जाएगी टैक्स लॉस के, टैक्स बुक्स के अकॉर्डिंगली। और मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख बनेगा, और इस 9 लाख के ऊपर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा जी 2,70,000, 2,70,000 हर साल 30,000 का मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा 4 सालों तक, 4 सालों में टोटल आया 1,20,000, 30,000 एक्स्ट्रा, 30,000 एक्स्ट्रा, 30,000 एक्स्ट्रा, और 30,000 एक्स्ट्रा, 4 साल 30,000 रुपए में एक्स्ट्रा टैक्स दूंगा, 1,20,000 रुपए मैं यहां पर एक्स्ट्रा टैक्स दे दूंगा जी, फ्रॉम माई अकाउंटिंग बुक्स। तो मैंने 1,20,000 बचाए, फिर 4 सालों में 1,20,000 गवा दिए। तो क्या ये डिफरेंस परमानेंट था, क्या ये डिफरेंस परमानेंट था, नो, दिस वॉज अ टेम्परेरी, टेम्परेरी टैक्स डिफरेंस, टेम्परेरी टैक्स डिफरेंस।
ये ऐसा डिफरेंस था जिसने टेम्परेरीली मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट को, सॉरी मेरे इनकम टैक्स के प्रॉफिट को अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम कर दिया। इट इज लाइक सेइंग कि बनता 2,40,000 ही था, देखो अल्टीमेटली 2,40,000 मेरे को प्रॉफिट टैक्स देना ही, सॉरी 2,40,000 मुझे टैक्स देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल 2,40,000 टैक्स बनता था। देखिए मैं कितना आया सरकार को, 1,20,000। तो क्या मैंने अपनी लाइबिलिटी फुल फुल पूरी करके आया क्या? नहीं। अगर मैं अपनी लाइबिलिटी फुल फुल पे करके नहीं आया तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेगी लाइबिलिटी, और इसको मैं बोलता हूं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इसको मैं बोलता हूं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। क्या है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी? बेसिकली बेसिकली मैंने आज टैक्स कम पे किया, मैंने एक्चुअल टैक्स जो पे किया वो अपने अकाउंटिंग टैक्स से कम पे किया ड्यू टू अ टेम्परेरी डिफरेंस। दिस इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इसका उलट किसी चीज के कारण, मान लीजिए किसी चीज के कारण, मान लीजिए ये डेप्रिसिएशन कम चार्ज करता पहले साल, तो हो सकता था मेरे को टैक्स, एक्चुअल टैक्स जो देना है, जो एक्चुअल टैक्स देना है वो ज्यादा पे करना पड़ता देन माय अकाउंटिंग टैक्स। अगर मेरा एक्चुअल टैक्स इज मोर देन द अकाउंटिंग टैक्स ड्यू टू अ टेम्पररी डिफरेंस, दैट वुड गिव राइज टू अ डेफर्ड टैक्स एसेट। सर रिपीट करिए जरा, होले होले से, होले होले से बात करते हैं। पहले डेफर्ड टैक्स को समझो। डेफर्ड टैक्स क्या है? या तो मेरी टेम्परेरी टैक्स सेविंग हो रही है, या टेम्परेरी पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स हो रही है, which arises due to differences in carrying value and tax base। मेरे कैरिंग वैल्यू एंड टैक्स बेस की डिफरेंस की वजह से, मेरे कैरिंग वैल्यू एंड टैक्स बेस के डिफरेंस की वजह से, मतलब ये 8 लाख और 4 लाख के डिफरेंस की वजह से, ठीक है जी, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से मेरा या तो टेम्परेरी टैक्स सेविंग हो रही है, या टेम्परेरी पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स हो रही है। जो टेम्परेरी टैक्स पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स है, ये क्या हो जाएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट। मैं अपनी जरूरत से ज्यादा टैक्स पे कर रहा हूं। टेम्परेरी टैक्स सेविंग है, टेम्परेरी सेविंग है, दिस इज अ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, कल को भुगतना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? इनकम टैक्स एक्सपेंस मेरा जो भी करंट टैक्स एक्सपेंस है एज पर टैक्स लॉस, प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स, सेविंग है या एडिशनल टैक्स पे करना पड़ रहा है, उसको ऐड माइनस प्लस या माइनस कर देंगे, मेरा ये इनकम टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। यहां पर अगर इस एग्जांपल के अंदर बोलूं तो मेरा, दिस इज माय करंट टैक्स 1,20,000, दिस इज एज पर, दिस इज एज पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट। एंड देन देयर इज मेरा 2,40,000 का एक्सपेंडिचर, दिस इज माय इनकम टैक्स एक्सपेंस, जो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली आ रहा है। तो मैं इस इनकम टैक्स एक्सपेंस को कैसा शो करूंगा? इसमें मैं लिखूंगा करंट टैक्स है 120, प्लस डेफर्ड टैक्स है, प्लस डेफर्ड टैक्स है 120, प्लस डेफर्ड टैक्स है 120, ऐसा मैं शो करूंगा। इतनी सी बात, इतनी सी बात। तो मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट कब आएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट कब आएगा? जब मेरा टेम्परेरी एडिशनल टैक्स पेमेंट होगी। पहले लाइबिलिटी को समझ लेते हैं क्योंकि हम लाइबिलिटी की बात करते हुए थे। जब भी मेरी टेम्परेरी टैक्स सेविंग होगी, टैक्स सेविंग है लेकिन टेम्परेरी है, तो मैंने आज कम पे किया है, फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा। यहां से मेरा डीटीएल निकल के आता है। इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं टेम्परेरी, टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंस या टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टीटीडी, टीटीडी, टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंस या टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। मतलब टेम्परेरी डिफरेंस है जो फ्यूचर में टैक्स होगा। आज टेम्परेरी टैक्स सेविंग दे रहा है, आज टुडे वो टेम्परेरी टैक्स सेविंग दे रहा है, फ्यूचर में, फ्यूचर में वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा। एडिशनल टैक्स पेमेंट की बात जब करें, टेम्परेरी एडिशनल टैक्स पेमेंट की बात करें, तो वो आज टुडे टेम्परेरी एडिशनल टैक्स है, एडिशनल टैक्स पेमेंट है। फ्यूचर के अंदर वो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा।
फ्यूचर में मेरे को वो कम टैक्स पे करने के लिए मदद करेगा। तो दिस इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इस केस के अंदर मेरा एक्चुअल टैक्स इन फ्यूचर वुड बी लेसर देन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ऑब्वियसली एसेट है। यहाँ पर एक्चुअल टैक्स वुड बी एडिशनल देन द बुक्स इन फ्यूचर, तो ये लाइबिलिटी। लाइबिलिटी चलिए जी, चलिए जी, डिफरेंसेस मेरे दो तरीके के होते हैं। मैंने बार बार टेम्परेरी डिफरेंस का वर्ड यूज किया। डिफरेंसेस मेरे दो तरीके के होते हैं, एक टेम्परेरी, एक अदर देन टेम्परेरी, परमानेंट समझ लीजिए। परमानेंट समझ लीजिए। परमानेंट डिफरेंसेस मतलब टैक्स में कोई चीज परमिटेड ही नहीं है। मान लीजिए आपने डोनेशन दिया, अकाउंटिंग बुक्स के अंदर आप उसको क्लेम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एज एन एक्सपेंस, पर टैक्स लॉज बोलते हैं ना भैया ना, इस डोनेशन का हम आपको कोई भी क्रेडिट नहीं दे सकते, इसका हम आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दे सकते, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस विच वी वुड अलाउ। आप अगर 10 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख की डोनेशन दे रहे हैं, हम आपसे 5 लाख के ऊपर नहीं, पूरे मान लीजिए 4 लाख की डोनेशन दे रहे हैं, तो हम आपसे 6 लाख के ऊपर नहीं, पूरे 10 लाख के ऊपर टैक्स लेंगे। अकाउंटिंग बुक्स कहती है 10 लाख कमा रहे हैं, 4 लाख डोनेशन दे रहे हैं, 6 लाख रुपए आपके बचते हैं, 6 लाख का आपका प्रॉफिट है, इसके ऊपर आप अपना टैक्स का कैलकुलेशन कीजिए। अब ये जो अदर देन टेम्परेरी डिफरेंसेस है ना, इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इसकी ना कोई डेफर्ड टैक्स एसेट बनना है, ना कोई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि ये टेम्परेरी डिफरेंसेस है ही नहीं। जब टेम्परेरी डिफरेंस नहीं, जब मेरी टेम्परेरी डिफरेंस ही नहीं है, तो ना डेफर्ड टैक्स एसेट, ना डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ना डेफर्ड टैक्स। जो मेरा करंट टैक्स होगा वही मेरा इनकम टैक्स एक्सपेंस बन जाएगा। सिंपल सी बात। जो मेरा करंट टैक्स होगा वही इनकम टैक्स एक्सपेंस बन जाएगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। अब मेरे टेम्परेरी डिफरेंस की बात आई। टेम्परेरी डिफरेंस दो तरीके के, एक टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जो फ्यूचर के अंदर मेरे टैक्स को बढ़ा देगा, आज की सेविंग है, इट इज अ सेविंग टुडे। सेविंग टुडे, मैं आपको इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इट इज अ टेम्परेरी सेविंग टुडे, इट इज अ टेम्परेरी सेविंग टुडे। आज पैसे बचा रहा है, फ्यूचर में मार पड़वाएगा। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, दिस इज डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, दिस इज एडिशनल पेमेंट टुडे। आज एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, एडिशनल पेमेंट टुडे, आज एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं। बोलते हैं ना, आज एक्स्ट्रा मेहनत कल के लिए आपके लिए एसेट होगा, तो आज एक्स्ट्रा पेमेंट आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिट देगी, बट प्रोवाइडेड वो एक्स्ट्रा पेमेंट टेम्परेरी होनी चाहिए, है ना, टेम्परेरी होनी चाहिए। अगर परमानेंट पेमेंट है तो वो तो कभी भी मेरे को उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो दिस इज एडिशनल पेमेंट टुडे, एंड टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस इज एक सेविंग टुडे, एक सेविंग इन टैक्स टुडे विच इज टेम्परेरी। टेम्परेरी तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स एसेट है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, राइट। अब मेरे को एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू से कैसे पता लगेगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट है या लाइबिलिटी? ये तो हमने बात करी इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो मेरी इनकम को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ठीक है जी। तो कोई भी ऐसी चीज जो टेम्परेरी, फर्स्ट अगर एनीथिंग विच इज टेम्परेरी, अगर कोई भी टेम्परेरी डिफरेंस है जो मेरे इनकम टैक्स एक्सपेंस को, मतलब मेरी आईएफआरएस इनकम को, बेसिकली कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा टेम्परेरी डिफरेंस है जो मेरी आईएफआरएस इनकम को टैक्सेबल इनकम से ज्यादा दिखा रहा है, आईएफआरएस की इनकम को टैक्सेबल डिफरेंस से ज्यादा दिखा रहा है, टैक्सेबल इनकम से ज्यादा दिखा रहा है, मतलब मेरे इनकम टैक्स एक्सपेंस, मेरा इनकम टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी मतलब मेरी बुक्स के अकॉर्डिंगली तो ज्यादा ज्यादा टैक्स बनता था, कम पे किया। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एक सेविंग हुई है, टेम्परेरी सेविंग हुई है, यहां पर टेम्परेरी सेविंग हुई है, ठीक है जी। वो टेम्परेरी सेविंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, फ्यूचर में हमें मार देगी, फ्यूचर के अंदर हमें उसका नुकसान होगा।
फ्यूचर के अंदर हमें उसका नुकसान होगा, राइट। देन कम्स मेरा वहां पे उसके बाद आता है जी इनकम टैक्स एक्सपेंस। अगर मेरा लेस देन करंट टैक्स है, मतलब मेरी आईएफआरएस की इनकम, मेरी अकाउंटिंग बुक्स की इनकम अगर कम है देन टैक्सेबल इनकम, एंड दिस डिफरेंस इज टेम्परेरी, एंड टेम्परेरी डिफरेंस है ये, तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगी। डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, यही मेरी की है, ये मेरी पूंजी है, जिसको मैं याद रख लूं अगर, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। कोई भी चीज जो मेरी आईएफआरएस इनकम को कम ज्यादा कर देगी करंट टैक्स से, और वो टेम्परेरी होनी चाहिए, टेम्परेरी होनी चाहिए, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और कोई भी चीज जो मेरे एक्सपेंस, जो मेरे आईएफआरएस के टैक्स एक्सपेंस को, जो मेरी आईएफआरएस इनकम को कम कर देगी देन टैक्सेबल इनकम, एंड टेम्परेरी है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट। यही चीज मैं एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं, अगर कोई भी कैरिंग, कोई भी एसेट जिसकी कैरिंग वैल्यू, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू टैक्स बेस से ज्यादा है, टैक्स बेस से ज्यादा है, किसी भी चीज की वैल्यू अगर बुक्स में टैक्स बेस से ज्यादा है, टैक्स बेस से ज्यादा है, तो अगर अंडरलाइंग एसेट है, अगर मैं एसेट के लिए वैल्यू देख रहा हूं, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। अगर लाइबिलिटी के लिए वैल्यू देख रहा हूं तो एसेट बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट ज्यादा है देन टैक्स बेस, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट ज्यादा है देन टैक्स बेस, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। कैरिंग वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी ज्यादा है देन टैक्स बेस, डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरी एसेट की वैल्यू ज्यादा है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ज्यादा है, मतलब मैं टैक्स लॉ में उसका एक्सपेंडिचर, जैसे डेप्रिसिएशन वाला एग्जांपल ले लो, कि मैं डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा क्लेम कर चुका हूं टैक्स के अंदर, अब मेरे को फ्यूचर में उसकी उसका नुकसान होगा। लाइबिलिटी अगर मेरी ज्यादा बड़ी है टैक्स के अंदर, लाइबिलिटी अगर मेरी कोई सॉरी लाइबिलिटी कोई टैक्स के अंदर छोटी है, छोटी है, राइट, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएगी। इसका मतलब, इसका मतलब उस लाइबिलिटी का फ्यूचर में मैं बेनिफिट लेने वाला बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, सॉरी टैक्स के अंदर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कैरिंग वैल्यू अगर मेरी छोटी है टैक्स बेस से, तो ये सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। अगेन ये कुंजी है, ये की है, इसको याद रखना है आपको। समझा मैंने दिया, अब आपको याद रखने वाले पॉइंट पे आके लेके आ रहा हूं। अगर किसी चीज का मेरा कैरिंग वैल्यू कम है देन टैक्स बेस, अगर तो एसेट है तो एसेट ही बनेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। अंडरलाइन लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बनेगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। कैरिंग वैल्यू कम है देन टैक्स बेस, तो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। कैरिंग वैल्यू ज्यादा है देन टैक्स बेस, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। एसेट है तो लाइबिलिटी बनेगी, लाइबिलिटी तो एसेट बनेगा। कैरिंग वैल्यू कम है देन टैक्स बेस, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। एसेट है तो एसेट बनेगा, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी बनेगी। कैरिंग वैल्यू बराबर है टैक्स बेस के, तो ना ही डेफर्ड टैक्स एसेट ना डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये रट्टाफिकेशन है, ये मेमोराइज करने के लिए, ये कुंजी है, की है। अगर नहीं इससे समझ लगता, आपको लगता है आपको लॉजिक से ही करना है, तो लॉजिक आपके सामने ये है। ऐसा कुछ भी टेम्परेरी है जो जो आपके आईएफआरएस इनकम को बढ़ा देगा देन करंट टैक्स, देन इनकम टैक्सेबल इनकम, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर कुछ भी ऐसा है जो आपकी आईएफआरएस इनकम को कम कर रहा है देन टैक्सेबल इनकम, दिस इज एन एसेट, दिस इज एन एसेट। क्यों? क्यों? क्योंकि आपकी आईएफआरएस इनकम आज कम है टैक्सेबल इनकम से, मतलब आप टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं, दिस इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट। तो ये लॉजिक है, ये रेक्टिफिकेशन है। आप दोनों जिससे मर्जी करिए सॉल्व, अल्टीमेटली आंसर सही आना चाहिए। इलस्ट्रेशन है कुछ, कुछ एक इलस्ट्रेशन है इसको समझने के लिए, इसकी कुछ इलस्ट्रेशन है, फिर इसकी रिकॉग्निशन वगैरह की और मेजरमेंट की बात करेंगे, फिर चलेंगे। इलस्ट्रेशन है जी, इलस्ट्रेशन प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर है 10 लाख का, चार आईएफआरएस कहता है इसको इसी साल में चार्ज कर लो, इसी साल इसको बुक्स ऑफ अकाउंट से माइनस कर दो। तो आईएफआरएस के लिए इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 10 लाख रुपए। टैक्स कहता है इसको 5 साल तक चार्ज करो, टैक्स कहता है इसको 5 साल तक चार्ज करो। तो आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली ये तो मेरा एक्सपेंस इसी साल हो गया ना, दिस ईयर ओनली, इसी साल में एक्सपेंडिचर हो गया।
टैक्स के अकॉर्डिंगली क्या हुआ? टैक्स के अकॉर्डिंगली क्या हुआ? ये मेरा एक्सपेंस ओवर 5 years होगा। मेरी यहां पर इनकम, आईएफआरएस की इनकम कम हो गई थी, टैक्स इनकम ज्यादा है, टैक्स में इनकम ज्यादा है। देखो कौन सा केस है। मेरी आईएफआरएस इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ टैक्स कर दी होगी। यहां पर मैंने क्या किया है? एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स किया है। एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट बनना चाहिए, जो कि मैं बना दूंगा। एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स किया है जो, और मैं बना दूंगा डेफर्ड टैक्स एसेट बना दूंगा जी। एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, मैं डेफर्ड टैक्स एसेट बना दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर था। अगर इसको कैरिंग वैल्यू से देखें तो, कैरिंग वैल्यू से देखें तो ये क्या है? ये एक तरह से प्रीपेड एक्सपेंडिचर है। अगर इसको कैरिंग वैल्यू से देखो, कैरिंग वैल्यू से देखो, दिस इज अ प्रीपेड एक्सपेंडिचर। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? ये दिस इज एन एसेट, एसेट है। टैक्स के लिए इस एसेट की वैल्यू पहले 10 लाख फिर 8 लाख ऐसे होगी, 8 लाख होगी। पहले साल 2 लाख को वो मान लीजिए रिकॉग्नाइज कर चुका होगा एज एन एक्सपेंस। आईएफआरएस के लिए इसकी वैल्यू 0 है। मेरा एसेट है जिसका टैक्स बेस बड़ा है, कैरिंग वैल्यू छोटी है, अंडरलाइन भी एसेट ही है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। यही मैंने बोला, यही मैंने बोला। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इनकम वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, जैसे आप चाहें। वारंटी प्रोविजन है जी 1 लाख रुपए की। देखो इसका जेनेरिक रूल क्या कहता है, अगर कोई प्रोविजन बन रही है तो आईएफआरएस के अंदर तो एक्सपेंडिचर मिलता है, उसका एक्सपेंस है, आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली एक्सपेंस है। अकाउंट मेरे टैक्सेशन बुक्स के अंदर प्रोविजंस को एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता। टैक्सेशन बुक्स के अंदर प्रोविजन को एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता। अब मेरी आईएफआरएस इनकम, मेरी आईएफआरएस इनकम और मेरी टैक्स इनकम क्या बोलेगी, उसको जरा देख लेते हैं। आईएफआरएस इनकम में, आईएफआरएस की इनकम मेरी कम हो जाएगी, टैक्स की इनकम मेरी बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा होगी। आईएफआरएस इनकम कम क्यों होगी? क्योंकि ये एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेगा, टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या है? मैं एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा हूं, एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स। और एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स जब भी होगा तो क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स एसेट। जब भी एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ टैक्स भरा जाएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ टैक्स भरा जाएगा तो क्या होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट। अगर इसको मैं दूसरे अप्रोच से करूं तो मेरा कैरिंग वैल्यू कितना है? ये लाइबिलिटी है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ लाइबिलिटी, राइट, लाइबिलिटी है। एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कितनी है? मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 1 लाख की वैल्यू है। टैक्स बेस इसका कितना है? 0। टैक्स बेस 0 है। जरा देखो किस केस में फॉल करता है। मेरा कैरिंग वैल्यू ज्यादा है टैक्स बेस से, और अंडरलाइन लाइबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगी, डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगी। तो वही हमने लिखा है। किसी भी अप्रोच से कर लो, किसी भी अप्रोच से कर लो, आंसर वही रहेगा, आंसर वही रहेगा, राइट। जिस अप्रोच से समझ आता है उस अप्रोच से कर। रिकग्निशन,
क्या मेरी हर बार मेरे को डेफर्ड टैक्स एसेट को डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना है? ये स्टैंडर्ड बोलता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आती है तो हाँ हर बार, क्योंकि फ्यूचर के अंदर टैक्स देना ही पड़ेगा, फ्यूचर के अंदर टैक्स देना ही पड़ेगा, तो हर बार डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है बच्चे कि हर बार मैं डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज करूं। क्यों नहीं? डेफर्ड टैक्स एसेट को तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब मैं मेरे को उम्मीद है कि डेफर्ड टैक्स एसेट को मैं फाइनली उसका बेनिफिट ले पाऊंगा फ्यूचर के अंदर। अगर उसको फ्यूचर के अंदर उसका बेनिफिट ही नहीं ले पाऊंगा, अब अगर डेफर्ड टैक्स एसेट का मैं फ्यूचर के अंदर बेनिफिट ही नहीं ले पाऊंगा तो वो काहे का एसेट? तो मेरा फ्यूचर में टैक्स सेविंग होने के लिए फ्यूचर में प्रॉफिट भी होना चाहिए, तभी तो टैक्स सेविंग होगी। तो मैं बोलता हूं कि पहले ये प्रोबेबल होना चाहिए कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे। मान लो मैं सालों सालों तक लॉस करता जा रहा हूं, फ्यूचर में भी लॉस करने की उम्मीद है, तो मैं कहां से डेफर्ड टैक्स एसेट का बेनिफिट उठा लूंगा भैया? क्योंकि मेरी कभी टैक्स सेविंग तो तब होगी ना जब टैक्स होगा, ना टैक्स सेविंग। ठीक है जी, ठीक है। तो मेरा प्रोबेबल होना चाहिए फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स, फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स प्रोबेबल होने चाहिए, तभी तभी मैं डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज करूंगा। डेफर्ड टैक्स एसेट प्रोबेबल कब बोला जाएगा? तब बोला जाएगा प्रोबेबल है, पहला फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो कोई ना कोई रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा। मतलब मेरी कोई लाइबिलिटी है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो फ्यूचर में मैं मेरे को पे करनी पड़ती, उसकी जगह मैं एसेट से उसको सेट ऑफ कर लूंगा, एसेट से उसको सेट ऑफ कर लूंगा। कोई लाइबिलिटी मेरी फ्यूचर में टैक्स लाइबिलिटी बनाने वाली थी, उसके पैरेलली मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया तो मेरे बचत हो जाएगी, मेरी बचत हो जाएगी। और आखिरी के अंदर या फिर अगर ये दोनों नहीं है तो मेरे पास कोई टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कोई ऐसा तरीका अवेलेबल है जिससे मैं इस डेफर्ड टैक्स एसेट को फ्यूचर में, इस डेफर्ड टैक्स एसेट से मैं फ्यूचर में पैसे बचा पाऊंगा। तो ये मेरा रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया हो गया, सिंपल सी बात। उसके बाद एक एक्सेप्शन है जी, एक सिंपल एक्सेप्शन है। मैं कभी भी जब मैं गुडविल को इनिशियली रिकॉग्नाइज करता हूं, कब रिकॉग्नाइज की जाती है गुडविल इनिशियली? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर। बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर जब मैं गुडविल को रिकॉग्नाइज करता हूं तो उसके ऊपर कोई डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाता। ये क्यों नहीं किया जाता? ये क्यों नहीं किया जाता? ये ना एक सर्कुलर रेफरेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सर्कुलर रेफरेंस प्रॉब्लम मतलब, अगर आप कंसोलिडेशन पढ़ चुके हैं, अगर आप कंसोलिडेशन पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि मेरी गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है। गुडविल की कैलकुलेशन मैं सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू ले लेता हूँ, जिसको मैं परचेज कंसिडरेशन प्लस एनसीआई में से माइनस करता हूँ। अगर मैं सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, अगर मैं डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी क्रिएट करता हूँ गुडविल के ऊपर, अगर गुडविल के ऊपर भी मैं डेफर्ड टैक्स क्रिएट करता हूँ, तो मेरे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की वैल्यू बदल जाएगी। जैसे ही वो वैल्यू बदलेगी मेरी गुडविल की वैल्यू बदल जाएगी, फिर गुडविल की वैल्यू को बदलने से फिर डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू बदल जाएगी। तो ऐसा एक गोल लूप घूमता रहेगा। उस लूप को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने सिंपल बोल दिया, भैया इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व हमने कैसे किया कि इसको छोड़ ही दो, एक्सेप्शन में डाल दो, एक्सेप्शन में डाल दो, सिंपल सी बात। चलिए जी, आगे चलते हैं। मेजरमेंट कैसे होगी डेफर्ड टैक्स की? डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी की मेजरमेंट कैसे होगी? डेफर्ड टैक्स की कैसे मेजरमेंट होगी? मैं पहले अमाउंट एज पर आईएफआरएस देख लूंगा, कैरिंग अमाउंट, फिर टैक्स बेस देख लूंगा, फिर देखूंगा कि डिफरेंस आ रहा है क्या वैल्यूज में। अगर डिफरेंस आ रहा है तो देखूंगा कि वो टेम्परेरी है या परमानेंट, परमानेंट है तो यही छोड़ दूंगा, टेम्परेरी है तो देखूंगा कि क्या इसको रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना है तो इसको फाइनली मेजर करेंगे। कैरिंग अमाउंट देखो, टैक्स बेस देखो, डिफरेंस टेम्परेरी है या परमानेंट है वो देखो, और फिर देखो इसको रिकॉग्नाइज करना है क्या, रिकॉग्नाइज करना है तो इसको मेजर कर लेंगे। मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी कितना होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी होगा जी टेम्परेरी डिफरेंस इनटू एक्सपेक्टेड टैक्स रेट। जैसे हमने टेम्परेरी डिफरेंस हमारे पास कितना था?
हमारे पास टेम्परेरी डिफरेंस 4 लाख था इन एसेट्स। जो हमारी डेप्रिसिएशन का एग्जांपल था, याद करो 8 लाख और 4 लाख का डिफरेंस था ना। 8 लाख मेरी एज पर आईएफआरएस थी, 4 लाख एज पर टैक्स बुक्स था। तो ये टेम्परेरी डिफरेंस था इनटू एक्सपेक्टेड टैक्स रेट, उसमें हमने एक्सपेक्टेड टैक्स रेट 30% लिया था, तो 1,20,000 का डेफर्ड टैक्स आया था। 1,20,000 का डेफर्ड टैक्स आया था। एसेट होगा या लाइबिलिटी, वो आप पहले ही हम डिस्कस करके आए हैं। वो पहले ही डिस्कस करके आए हैं। एसेट होगा लाइबिलिटी कैसे डिसाइड किया जाएगा वो देखा। कैलकुलेशन कैसे होगी वो यहाँ पर मैंने देख लिया। जितना मेरा डिफरेंस है इनटू इनटू परसेंटेज। अब अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं, मेरा एक्सपेक्टेड टैक्स रेट किसको बोलेंगे? देखो ये फ्यूचर के लिए बन रहा है। डेफर्ड टैक्स मेरा फ्यूचर के लिए बन रहा है, तो फ्यूचर में टैक्स रेट क्या होगा मुझे तो पता नहीं। तो मैं कहता हूं कि जो भी एनैक्ट हो चुका है टैक्स रेट, लग चुका है या फिर लगने वाला है, सब्सटेंशियली एनैक्ट हो गया है, मतलब पास हो गया, सब कुछ हो गया है, सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन की डेट आ चुकी है कि इस दिन से इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर सब्सटेंशियली भी इनैक्ट हो गया या इनैक्ट हो गया है या सब्सटेंशियली इनैक्ट हो गया है, तो जो भी टैक्स रेट वो गिवन है वो एक्सपेक्टेड टैक्स रेट होगा। ठीक। और एक स्पेशल पॉइंट, मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी कभी भी डिस्काउंट नहीं किए जाते। वी नेवर डिस्काउंट आर डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी, इसको डिस्काउंट नहीं करवाएंगे। ठीक। ठीक। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है? ऑब्वियसली दो जगह प्रेजेंटेशन होगी। एक मेरी इनकम टैक्स, मेरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनकम टैक्स एक्सपेंस लिखा जाता है, उसमें पहले आता है करंट टैक्स। दिस इज टैक्स एज पर टैक्सेबल प्रॉफिट। उसके ऊपर प्लस माइनस करते हैं डेफर्ड टैक्स। दिस इज द टेम्परेरी डिफरेंसेस। टेम्परेरी डिफरेंसेस दोनों मिलके मेरे इनकम टैक्स एक्सपेंस को जन्म देते हैं। दोनों मिलके मेरे इनकम टैक्स एक्सपेंस को जन्म देते हैं। दिस इज माय इनकम टैक्स एक्सपेंस। इनकम टैक्स एक्सपेंस तो कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है एसेट या लाइबिलिटी को? अगर लाइबिलिटी है तो इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिटेड टू डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि ये मेरे एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा। मेरे एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा। जो टैक्स मेरा 1,20,000 था हमारे एग्जाम्पल के अंदर, वो 2,40,000 कैसे हुआ? क्योंकि 1,20,000 का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी था। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस 1,20,000 टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 1,20,000, जो हमने डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल किया उसके अकॉर्डिंगली। डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिटेड टू इनकम टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स एसेट मेरे इनकम टैक्स एक्सपेंस को कम कर देगा, कम कर देगा। ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का केस का एग्जांपल ले लो, वो ये ऐसे एंट्री पास हो। ठीक। चलिए जी, मेरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर कहा जाएगा, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मेरी बैलेंस शीट के अंदर ये कहा जाएंगे? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज में। ध्यान रखिएगा ये कभी भी डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट इज नेवर करंट। इसकी सेग्रीगेशन नहीं करनी है करंट नॉन करंट में। दिस इज नेवर करंट, दिस इज ऑलवेज नॉन करंट, ऑलवेज नॉन करंट। अब मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा है एक आइटम पे, एक आइटम के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है। क्या मैं दोनों को सेट ऑफ करके एक सिंगल अमाउंट शो कर सकता हूं? क्या दोनों को सेट ऑफ करके एक सिंगल अमाउंट शो कर सकता हूं? जी कर सकता हूं, लेकिन कंडीशनल है। इफ अगर मेरा जो इनकम टैक्स लॉ है, अगर मेरा टैक्स लॉ परमिट करे, मतलब मेरा अगर टैक्स लॉ परमिट चलता है कि इस एसेट को, इस लायबिलिटी को आप सेट ऑफ करके पे कर लेना, सेट ऑफ करके पे कर लेना, तो फिर मैं इसको सेट ऑफ कर लूंगा। दूसरा, मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अंडर सेम टैक्स लॉज होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक मेरा इंडियन इनकम टैक्स में है, एक यूएस के टैक्सेशन लॉज के अकॉर्डिंगली है, तो मैं इनको अलग सेट ऑफ नहीं करूंगा, अलग अलग दिखाऊंगा। अगर सेम टैक्स लॉ में है और सेम टैक्स लॉ में भी परमिटेड है कि इनको मैं सेट ऑफ कर सकता हूं, तो मैं इसकी सेट ऑफ की बात करूंगा, नहीं सेट ऑफ की बात नहीं होगी, नहीं तो सेट ऑफ की बात नहीं होगी। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। दिस इज क्लियर एज वेल। सारी बातें हमने कर ली। एक छोटे से इलस्ट्रेशन को करते हैं और इसको खत्म करते हैं जी। इस एक छोटे से इलस्ट्रेशन के साथ इसको खत्म करते हैं। मेरा इनिशियल प्राइस ऑफ एसेट है जी 10 लाख रुपए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज पर आईएफआरएस 2 लाख रुपए है। दिस इज चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, इस साल की डेप्रिसिएशन है।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टैक्सेशन के अकॉर्डिंगली 4 लाख रुपए है चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, इस साल की डेप्रिसिएशन है। इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन 20 लाख रुपीस। टैक्सेशन टैक्स है मेरा 30%। आपको इनकम टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी सब निकालना है। तो पहले तो सबसे पहले करंट टैक्स से शुरू कर लें। करंट टैक्स कितना होगा? मेरा करंट टैक्स 10 लाख में से 4 लाख गया, 4 लाख गया जो मेरी डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स लॉस है, राइट? सॉरी 10 लाख नहीं, 20 लाख में रुपए में से 4 लाख गया, 20 लाख मेरा प्रॉफिट है ना, 20 लाख में से 4 लाख गया, 16 लाख रुपए के ऊपर 30%, 4,80,000 रुपए, 4,80,000 रुपए मेरा 4,80,000 रुपीज मेरा करंट टैक्स होना चाहिए। करंट टैक्स से अपनी शुरुआत कर लें। दूसरा, अब दूसरी बात कर लें, जरा डेफर्ड टैक्स की बात कर लें। डेफर्ड टैक्स की बात कर लें। अब मेरे टैक्स बेस के अंदर और मेरे टैक्स बेस के अंदर और करंट टैक्स मेरे कैरिंग अमाउंट के अंदर फर्क आ रहा है। मेरा कैरिंग अमाउंट कहता है एसेट की वैल्यू है 8 लाख, टैक्स बेस कहता है एसेट की वैल्यू है 6 लाख। कैरिंग अमाउंट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट इज मोर देन टैक्स बेस, और अंडरलाइंग एसेट है। तो अंडरलाइंग एसेट है, कैरिंग अमाउंट मोर देन टैक्स बेस है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी, कितनी बनेगी? जो डिफरेंस है इनका 2 लाख रुपए का, जो ये 2 लाख का डिफरेंस है, इस 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स रेट लगा दो 30%। तो 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स बेस 30%, 60,000 रुपए। मेरा इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना है? जो मेरा करंट टैक्स है प्लस डेफर्ड टैक्स 60,000 है, करंट टैक्स 4,80,000, 540 का इनकम टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 60,000। बस इतनी सी बात, खत्म बेटे खत्म, ये स्टैंडर्ड खत्म, इसको हमने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। इस स्टैंडर्ड के अंदर कोई जान प्राण नहीं बचे। तो हम क्या क्या समझ के आए? इसकी समरी सिर्फ 2 स्लाइड्स के अंदर है। अगर आपको इसकी समरी करनी है तो ये 2 स्लाइड्स के अंदर मेन समरी है, जो कैलकुलेशन के जो रिकॉग्निशन को लेकर है, ये और ये स्लाइड। ये 2 स्लाइड्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो ये 2 स्लाइड्स के अंदर एसेट होगा या लायबिलिटी आपको क्लियर हो जाएगा। एंड फाइनली अगर आप ये मेजरमेंट वाली स्लाइड पढ़ लेंगे तो इससे कैलकुलेशन की अमाउंट की कैलकुलेशन भी पता लग जाएगी। ये 3 स्लाइड अगर आप पढ़ लेंगे तो मोटा माटी ये स्टैंडर्ड खत्म, ये स्टैंडर्ड खत्म। सर क्या इतना ही था? बस बिल्कुल इतना ही था बच्चे। सर अब क्या करें? अब फटाफट से जाओ ACCAYPW का चैनल ज्वाइन कर लो। इस चैनल पे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप अपडेटेड रहेंगे, आपको नई नई वीडियोस, नए नए नोट्स मिलते रहेंगे, ACCA के बारे में नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आप हमसे जुड़ कर रहेंगे और हमसे जुड़ने का फायदा आप जानते हैं, क्योंकि हम ACCAYPW में हाथ नहीं छोड़ते, साथ नहीं छोड़ते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इस वीडियो में मजा आया, आपको इस वीडियो से पढ़ने में मजा आया, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने में, आपके लिए पढ़ाने में, आपको इस टॉपिक को पढ़ाने में बहुत मजा आया जी। ऑन दैट नोट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप इन सारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहे हैं। मैक्सिमम बेनिफिट लग रहा है, अगर बेनिफिट तो अच्छा अच्छा कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, अच्छा अच्छा लाइक ड्रॉप कर दीजिए इस वीडियो के नीचे। ऑन दैट नोट आपके लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस। और वीडियोस भी आने वाली हैं, उसके लिए बने रहिएगा, उन वीडियोस से भी बेनिफिट उठाइएगा। और जो वीडियोस आप पीछे मिस करके आए हैं, कोई टॉपिक्स और समझना चाहते हैं तो वापस जाइए, उन टॉपिक्स के बारे में भी इन वीडियो से पढ़िए। ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए। मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे जल्द ही और वीडियोस के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।